हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में है। अब पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, एक तो साइज के बारे में, जहां हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ा, ठीक है। फिर हमने उसमें और क्या पढ़ा था बच्चों, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा। आज हमें क्या पढ़ना है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखिए खुद बोल रहा है एटमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मान लीजिए आपके पास एक लैटिस है, जो कि ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, सारे बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो एक एटम बनेगा, पर वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा बच्चों, सॉलिड में। फिर आपको एक एनर्जी और एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो वो किस में आ जाएगा, एटम बन जाएगा। किस में बच्चों, गैसियस फॉर्म में। आपको यही चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो टोटल एनर्जी लगने वाली है उसी को आप क्या नाम देते हैं बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बात समझ में आ गई होगी आप सबको। अब देखिएगा आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एनर्जी कम है या ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है, वो हमें पता करना है। मान लीजिए आप लिख रहे हैं बच्चों क्रोमियम, ठीक है। एक आप क्रोमियम को लिखिए, एक आप मैंगनीज की कन्फिग्रेशन लिखेंगे और एक आप वेनेडियम की लिखेंगे, ठीक है। अगर क्रोमियम की लिखी जाए तो इसका एटॉमिक नंबर है 24, इसका है 25 और इसका कितना है बच्चों, इसका है 23, ठीक है। अब देखो इसकी लिखते हैं तो ये क्या कन्फिग्रेशन बनती है इसकी बनती है D5 और 4s1, इतनी होती है। और Mn की क्या होती है बच्चों, इसकी होगी D5 और S2। और वेनेडियम की क्या होगी बच्चों, इसकी होगी यहाँ पे D3 और 4s2, ठीक है। अब देखिए D में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, D ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। वो उतने ज़्यादा क्या बना पाएगा बच्चों, बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड कौन बनाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, जो पेयर कर सके, ठीक है। मान लीजिए आप 5 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 बात आपको समझनी है। अब ऐसे है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे भी D5 है और यहाँ पे भी D5 है ना। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डाल दिए, तो अब ये सबके साथ मतलब 5 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। ये इसके साथ मतलब 5 बॉन्ड ये बना सकता है। जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा। स्ट्रॉन्ग वो क्या बनाएगा, लैटिस बनाने वाला है ना। और जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड, उनको तोड़ने में उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी लगने वाली है। बात समझ में आई। पर हमें जैसे ही हम ये बात सुनते हैं हमें लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा हो जाएगी किसकी, Mn की, और क्रोमियम की भी होगी क्योंकि इसमें D5 है और यहाँ पे भाई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी भी ज़्यादा होगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा आपको लग रही होगी कि Mn की, पर ऐसा नहीं होता बच्चों। Mn की एटमाइजेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है। इसका कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा, सुनना है आपको। क्या है कि हमें जो D5 जो कन्फिग्रेशन मिली है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। D5 क्या है, स्टेबल है, तो वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है। हम क्या सोच रहे थे कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएगा और जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। पर ये तो D5 है जो कि बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहता। कारण क्या है, क्योंकि वो D5 में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहता, वो खुद में ही स्टेबल है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। और ये तो नेचुरल तरीके से ऐसे होता है, मतलब इसकी तो कन्फिग्रेशन ही यही है, हमने कोई चेंजमेंट नहीं लाया है। और एक क्रोमियम में है, इसमें हमने थोड़ा सा रीऑर्गेनाइजेशन की थी। क्या की थी कि यहाँ पे भाई आना चाहिए था, इसकी कन्फिग्रेशन क्या बननी चाहिए थी, क्रोमियम की इसकी कन्फिग्रेशन बननी चाहिए थी बच्चों D4, ठीक है, 3D4 और 4s2। पर हमने क्या किया, हमने बना दिया इसको D5 क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा 4s1। मतलब इसकी है खरीदी हुई, नेचुरल नहीं है, इसने लिया तब ये ऐसा बना, ठीक है। और अगर आप किसकी बात करें, वेनेडियम की, तो उसमें क्या है बच्चों, उसमें यहाँ पे 3D3 और 4s2। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 है। और उसने किसी से ना रीऑर्गेनाइजेशन किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें भी एनर्जी लगती है। इस काम में भी जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाने में ये भी एनर्जी लगती है। तो जो एटमाइजेशन एनर्जी जो सबसे ज़्यादा होती है बच्चों,
वो किसकी होती है, वेनेडियम की होती है। तो ध्यान रखेंगे जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग, और जितनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, एटमाइजेशन एनर्जी। क्योंकि अगर उसने बहुत सारे बॉन्ड बनाए तो एटम क्या है, दूसरे एटम से कनेक्ट हो जाएगा, वो दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको इनको तोड़ने में, सिंगल एटम वो भी गैसियस फॉर्म में लाने में आपको एनर्जी लगेगी ज़्यादा। ठीक है, बात समझ में आई। अब मान लीजिए आपसे कोई जिंक की बात करे, ठीक है, किसकी बच्चों, तो जिंक की। तो बच्चों वो तो D10 में है और 4s2, वो कहाँ बॉन्डिंग बनाएगा, वो बॉन्डिंग बनाएगा ही नहीं। तो आप इसको बहुत जल्दी एटम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो फुल्ली फिल्ड है, तो वो बॉन्ड नहीं बनाता है इतने, तो इसकी जो एटमाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, आपको ज़्यादा मतलब एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप यूँ सोचो कि भाई आप ऐसे कन्फिग्रेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ये 5 इलेक्ट्रॉन डाले, हम सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है, तो ये बॉन्डिंग नहीं करना चाहता किसी और के साथ, वो खुद से ही स्टेबल है। मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है बच्चों, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब यहाँ पे 3 जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है। पर बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ रिपल्शन पहले ही है इन 2 मॉलिक्यूल के बीच में, इन 2 इलेक्ट्रॉन नॉट मॉलिक्यूल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो रिपल्शन तो क्या कर देती है, थोड़ा सा अनस्टेबल। इसी वजह से मैंने बोला वेनेडियम की जो क्या होगी एटमाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी। बात क्लियर हो गई होगी आप सबको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आप एटमाइजेशन एनर्जी को निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अब आपको पढ़ना है जो लैटिस है, क्या पढ़नी है, लैटिस, कि कैसे कैसे लैटिस, जो आपने पीछे स्ट्रक्चर देखी कि उनमें कैसे कैसे लैटिस बनती है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं उनकी लैटिस कैसी होती है। अब ध्यान से देखिएगा कि जो पहले ये जो स्कैंडियम और टाइटेनियम, ये जो पूरा ग्रुप है, मतलब आप ऐसे लिखते हैं ना कि ये क्या है, आपने क्या बनाया था इसका ट्रिक साइंस, ये ला, ठीक है, फिर यहाँ क्या था, टी ज़रा हाफ, ऐसे ही था, टी यहाँ पे टी ज़रा हाफ, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये सारे कैसी लैटिस बनाने वाले हैं बच्चों, ये सारे के सारे HCP बनाएंगे, सारे के सारे, ये भी और ये भी, ये सारे क्या बनाने वाले हैं, HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ये क्या बनाने वाले हैं, लैटिस बनाने वाले हैं, जिसमें ये मोस्ट स्टेबल रहते हैं, और भी बनाएंगे पर इसमें मोस्ट स्टेबल, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगले जो ये क्या है, वेनेडियम और क्रोमियम वाले, ये जो दोनों जो ग्रुप हैं ये बनाएंगे बच्चों BCC। कैसी बनाने वाले हैं, ये BCC बनाने वाले हैं सारे के सारे, ये सारे BCC, ये सारे BCC ही बनाएंगे। फिर आपको ध्यान रखना है Mn कोई लैटिस नहीं बनाता, मैंने अभी बोला ना कि ये स्टेबल है D5 में, ये D5 में स्टेबल है, ये कोई लैटिस नहीं बनाने वाला। एक तो बच्चों ये जो लास्ट वाला ग्रुप है जो जिंक वाला है, ये कोई लैटिस में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, तो इन पे सब पे क्रॉस लगा दीजिएगा, ये कोई लैटिसेस नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक Mn नहीं बनाता है, और ये सब कैसे जाएंगे, अब ध्यान से देखिएगा, एक ये Fe का ध्यान रखना है बच्चों, ये BCC बनाता है, ये क्या बनाता है, BCC बनाता है। क्योंकि देखो यहाँ आपको क्या याद हुआ भाई, जो पहले 2 स्कैंडियम और टाइटेनियम वाले जो दोनों ग्रुप हैं वो बनाते हैं HCP, फिर आपने जो वेनेडियम और क्रोमियम वाले याद किए वो आपने क्या याद किए भाई, वो बनाते हैं सारे BCC। फिर बच्चों Mn नहीं बनाता है, Mn नहीं बनाता है, और थोड़ा सा और जो इससे मतलब जो एक सिमेट्री से हटके यहाँ पे ये BCC बनाता है, और जो इसके ग्रुप में नीचे बच गए चारों के चारों ये भी, ये क्या बनाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं सारे के सारे HCP। क्या बनाएंगे, HCP बनाएंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कैसी बना रहे हैं, ये HCP बना रहे हैं। ठीक है, ये भी HCP और ये भी HCP। फिर देखिए ये सारे CC, मतलब जो कोबाल्ट वाली फैमिली है सारी CCP बनाएगी, और निकल वाली फैमिली भी सारी CCP बनाएगी, मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। अगर आप बात करें बच्चों, अगर आप बात करते हैं, अगर आप कॉपर की बात करें, तो यहाँ पे भी जो कॉपर वाला ग्रुप है इसमें भी सारे में क्या बनने वाली है, इसमें भी CCP बनेगी। कैसी बनने वाली है, CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। अब सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की।
ठीक है। देखो आपने एक चीज़ याद कर रखी है पहले से ही, जो टंगस्टन होता है उसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों, ठीक है। अब ये कौन सी फैमिली में आता है, मुझे मतलब कौन से ग्रुप में आता है वो बताएंगे आप। उसमें क्या होता है बच्चों, ये ऐसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम और नीचे आता है टंगस्टन, ठीक है। मतलब इन सब का जो क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो क्रोमियम वाली जो पूरा ग्रुप रहने वाला है, इनका सबका मतलब नीचे अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ रही है। अब आपको ये देखना है बच्चों, ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है। अब देखो ये मैंने पहले भी आपको समझाया कि जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड होंगे, जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा तोड़ने में उसको मतलब एनर्जी चाहिए होगी, मतलब उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जो जितना स्ट्रोंग होगा उसको आपको उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब ये देखिए मैंने ये चीज़ आपको इसीलिए पहले समझाई थी कि एक तो Mn वाली फैमिली है, ठीक है, Mn वाली है, और इसमें क्या आ जाएगा, मन Tc रे, ऐसे ही याद किया था हमने, मन Tc रे। और ये क्या था, कर मो वा। इसमें था बच्चों, मैंने बोला था कि ये ओरिजिनली स्टेबल नहीं है, इसको बनाया गया है कि D5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 4s1, ये 3d5 थी और ये एक्चुअल में ही 3d5 और 4s2, ये पहले से ही स्टेबल है, इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डीप में होता है, वो कम होता है। पर इसका जो क्रोमियम वाली है, इसको ये D5 है और जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, उतने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, और जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो क्रोमियम वाली जो फैमिली है उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि आप स्कैंडियम लिख रहे हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको इलेक्ट्रॉन कंपेयर कर लेने हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पर इसका ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और सबसे कम किसका हो जाता है, सबसे कम हो जाता है बच्चों जिंक का, वो किसी के साथ बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, जिंक किसी के साथ बॉन्ड बना ही नहीं रहा। जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी कि टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ऐसे ही मरकरी का सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, ये लिक्विड है, और इसका सबसे कम होता है। आपको ये पता है ना कि लास्ट में कौन सी सीरीज है, जिंक, एक कैडमियम और नीचे क्या है बच्चों, मरकरी। इन सब का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, और उसमें भी मरकरी सबसे कम है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा है, मरकरी सबसे कम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है बच्चों।